फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड है। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का टॉपिक है वो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे आउट ऑफ 30 तीन चार नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसलिए मैं ये क्रक्स निकाल के लाई हूँ जो कि आप जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन होगा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो सीटेट 2021 के लिए आने वाली है वो उसको आप देख के उसका फ़ायदा ले सकें। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। कुछ लोगों को भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर है कि दोनों सेम है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट जो है वो उसको विकास कहते हैं और ग्रोथ जो होती है वृद्धि होती है। इससे क्या समझे आप? तो कहेंगे कि ये सिनोनिम्स हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ समा जाता है। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है। कैसे? और ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। कैसे? ग्रोथ जैसे कोई इंसान, आप इतने बड़े हो गए होंगे, मैं इतनी बड़ी हूँ, तो साइज में इंक्रीज करना, हाथ पैर बड़ा होना, आपकी बॉडी हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ आप सड़क पे चलते हुए एक भिखारी को देख लीजिए, उसको आप कहेंगे कि ग्रोथ तो हुआ है भैया बट डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञान से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो आज हम आपको हिंदी में कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस जानते हैं कि होता क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ के साथ होता है। ठीक है, ग्रोथ जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका संज्ञानात्मक विकास भी ज़्यादा होता है, और इसके बाद ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फिर ये ऑर्डरली मैनर में होता है, ये नहीं कि भैया इन्फेंसी से सीधे आ गए हम अडल्टहुड में, नहीं, एक पैटर्न फॉलो करता है ये एक। तो सबसे पहले इन्फेंसी आता है, फिर प्री चाइल्डहुड, फिर चाइल्डहुड, फिर अडल्टहुड, अडोलेसेंस उसके बीच में आता है। तो डेवलपमेंट एक ऑर्डरली मैनर में होता है और ग्रोथ भी। ठीक है, संज्ञान पहले बच्चा ABCD सीखता है, फिर वर्ड्स का मेल सीखता है, फिर मैथ्स का कैलकुलेशन सीखता है, फिर बड़े बड़े डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बड़ा होके, तो इन सब में संज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। हर एक बालक एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं रेट ऑफ डेवलपमेंट में। 2 बालक हैं और दोनों बालक में जो ग्रोथ पैटर्न होता है, रेट जो होता है, वो दोनों डिफरेंट होता है। कोई बच्चा 9 महीने में ही चलने लगता है और कोई बच्चा 9 महीने में बैठ भी नहीं पाता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट चाइल्ड। ठीक है, और ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। कैसे क्वांटिटेटिव? क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है, क्वालिटी को तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी को लेकिन हम मेजर कर सकते हैं कि उसका हाइट पहले 30 था, अब 40 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 160 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें ग्रोथ का पैटर्न हम मेजर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट। तो पहला जो है ये एक सतत प्रक्रिया है, दूसरा एक पैटर्न फॉलो करता है। यही जो मैंने आपको आगे समझाया है यही सब वो है, तो इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेड्स को देख के भी हम बच्चे के रेट ऑफ डेवलपमेंट में बच्चे का विकास कैसे होगा उस ट्रेड्स को देख के भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है एक बड़ा सा समुंदर टाइप का है, ठीक, और उसमें ग्रोथ जो है वो उसका छोटा सा पार्ट है। और ऐसा नहीं है कि अगर ग्रोथ अच्छा हुआ है तो डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का दोनों का इंटरेक्शन होता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये पैटर्न, इसके बाद ये सब मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट, मैंने बोला ना ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होता है, तो फिजिकल में क्या आ जाएगा? बच्चे का हाइट बढ़ना, बच्चे का वेट बढ़ना, तो ये सब फिजिकल में आ जाएगा आपके। फिर आ जाएगा आपका कॉग्निटिव, संज्ञान में कितना विकास हुआ है। सबसे पहले बच्चा ABCD सीखता है, फिर उसके बाद बच्चा
पूरा वर्ड्स का कंबाइन करके पढ़ता है। फिर उसके बाद बच्चे को जोड़ के सेंटेंस बनाना आता है। फिर बच्चा एक पूरी स्टोरी फ्रेम कर सकता है। फिर हम पैसेजेस, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका संज्ञान भी उसी तरीके से डेवलप करता है और संज्ञान के हिसाब से वो अपना काम करता है। तर्क शक्ति उसकी बढ़ जाती है, एप्टीट्यूड उसका बढ़ जाता है। तो ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पार्ट हैं। फिर आते हैं सोशल एंड इमोशनल। हर तरह, हर जगह हमारा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए उसका रेट भले स्लो हो जाए लेकिन वो रुकता नहीं है। सोशल डेवलपमेंट में बच्चा कहीं जा रहा है, हम कहीं जाते हैं, ये बच्चे को कहीं लेके जाते हैं तो सोशल इंटरेक्शन होता है, तो उसमें भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। उसका इमोशनल लेवल कैसा है ये भी हमारा एक चाइल्ड डेवलपमेंट का टाइप है। फिर कम्युनिकेशन, बच्चा कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है समाज में, लोगों से, ये आ जाएगा हमारा चाइल्ड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में। फिर आते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। तो पहला स्टेज जो होता है हमारा इन्फेंसी स्टेज होता है। ये 0 to 2 ईयर्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है बच्चे का, उसको इन्फेंसी एज बोलते हैं। इन्फेंसी एज में क्या होता है, बच्चा ग्रॉस मोटर स्किल्स पे काम, मतलब ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करता है। सपोज उसको भूख लगी है तो फिर वो रोएगा, उसको टॉयलेट लगी है तब भी वो रोएगा, उसको सोना है तब भी वो रोएगा। मतलब वो अपने ग्रॉस स्किल्स का पूरा वो कर रहा है, एक स्पेसिफिक स्किल्स पे काम नहीं कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड, इसमें इसी चीज़ पे फोकस किया गया है इन्फेंसी एज स्टेज में। फिर हमारा आ जाता है चाइल्ड स्टेज। चाइल्ड स्टेज में 2 स्टेजेस बेसिकली होते हैं, प्री चाइल्डहुड स्टेज और दूसरा लेटर चाइल्डहुड स्टेज। तो अर्ली चाइल्डहुड या प्री चाइल्डहुड स्टेज को टॉय एज भी कहते हैं। ये 2 to 6 ईयर्स होता है। इसमें सारी एरियाज़, डेवलपमेंट, विकास के सारी एरियाज़ में ट्रेमेंडस ग्रोथ होता है, ठीक है। और ये लैंग्वेज सीखने का सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। फिर आते हैं हम लेट चाइल्डहुड स्टेज में। 6 to 12 ईयर्स का ये जो पीरियड होता है इसको लेटर या लेट चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो अपनी प्रीवियसली जो अर्ली चाइल्डहुड में स्किल्स सीखा रहता है वो, और उस पर काम करता है, रिफाइन करता है, और इसके बाद इस वाले स्टेज में न्यू स्किल्स पे लर्न करने पे भी काम करता है। फिर आ जाते हैं हम तीसरे पे, एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज 12 से 18 साल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आएगा, चाइल्डहुड स्टेज का जो एज होता है 2 to 6 ईयर्स। सपोज कर लिया कि एक चाइल्ड है, उसका जो एज है 5 ईयर्स है, और ये मतलब सारी एक्टिविटीज़ वो कर दिया कि ये सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो ये कौन सा स्टेज होगा, उसमें हो सकता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ना दे के टॉय एज दे दे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आपका 31 जनवरी को है, और आपको इसके क्रक्स जल्दी जल्दी वो करके, जिसे आप शॉर्ट पीरियड में ये देख सकें, ओवरव्यू ले सकें, और आपका एक क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन बनना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एडोलेसेंस स्टेज जो होता है वो 12 to 18 ईयर्स होता है, और ये इसको स्टैनली हॉल ने तनाव एंड तूफान का भी स्टेज कहा है। ये ट्रांजिशनल स्टेज होता है, इसमें बच्चा आइडेंटिटी अपनी ढूंढता है कि वो बड़ा है या चाइल्डहुड पीरियड में है या अडल्ट हो गया है, तो वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में वो जूझता रहता है। इसी को एडोलेसेंस स्टेज भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज होता है ये। फिर हम नेक्स्ट मेनली ये 3-4 ही स्टेज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आएगा आपका अडल्टहुड, वयस्क अवस्था, जिसमें फिर कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। फिर आता है हमारा ग्रोथ, वृद्धि। इसमें हमने आपको बताया है कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड और पार्ट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चे के साइज में, पार्ट्स में इन प्रोग्रेसिव इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड वृद्धि। फिर नॉर्मल ग्रोथ इंडिकेट्स अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ अ चाइल्ड। मतलब क्या है इसका, कि जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, नॉर्मल ग्रोथ कि किसी बच्चे का सारा बॉडी पार्ट, सब चीज़ें सही हैं, तो वो गुड स्टेट को और हेल्थ को इंडिकेट करता है, और न्यूट्रिशन को भी, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, देख सकते हैं आप। पहले बच्चा इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं अपने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो सबसे पहला जो आता है वो जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर्स जो ये चाइल्ड ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक फैक्टर में कैसे, अगर बच्चे के माँ बाप लंबे हुए तो बच्चा भी लंबा होगा। ज़रूरी नहीं है बच्चे, वो डोमिनेंस और डॉर्क कैरेक्टरिस्टिक का एक पार्ट हो गया है। तो ये जेनेटिक फैक्टर में बच्चे के माँ बाप
कि जितने जैसे भी फीचर्स हैं कुछ कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेंगे ही करेंगे उस जेनेटिक फैक्टर पे। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर, कहाँ पे बच्चा रह रहा है, गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, उसके कल्चर, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, जैसे उसके आसपास के लोग होंगे वैसा ही वो बिहेव करेगा। फिर थर्ड आता है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में पेरेंट्स बच्चे पे अपने टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बच्चे का इमोशनल स्टेट मेनली फैमिली से सबसे पहले एमर्ज होता है। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर में बच्चे का डाइट, बच्चे, क्योंकि जो ये चाइल्ड ग्रोथ, बच्चों की वृद्धि जो होती है वो न्यूट्रिशनल फैक्टर पे भी बहुत डिपेंड करती है कि बच्चा अगर न्यूट्रिशन अच्छा है बच्चे का तो फिर बच्चा अच्छे से और जल्दी ग्रो करेगा। सॉरी, फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या होता है कि उसकी फैमिली की का स्टेटस, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अगर बच्चे की फैमिली का स्टेटस अच्छा है और तो बच्चा कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ अच्छा होगा। फिर आता है क्रोनिक डिजीज़ फैक्टर। क्रोनिक डिजीज़ फैक्टर में ये होता है कि बच्चे को कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं, अगर बच्चे को कोई डिजीज़ है तो पक्का उसके ग्रोथ में कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ प्रभाव डालेगी ही डालेगी। ठीक है, फिर आता है इमोशनल फैक्टर। तो हम अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, कहेंगे इसमें से डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। तो आपको जब ये सारे प्रिंसिपल्स याद रहेंगे तभी आप एक एलिमिनेट कर पाओगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बच्चा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। पहले उसको सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं तब फिर वो कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। फिर अगर किसी बच्चे को जब तक केमिस्ट्री का सी नहीं बता के आप सीधे उसको एक्सपेरिमेंट करवाने लगोगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करवाते हैं, ये एक सिद्धांत है डेवलपमेंट का। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा है जनरल टू, ये डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है। फिर तीसरा है प्रोसीड्स डायरेक्शनली, मतलब कि एक डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे बच्चा पहले उसका डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले बच्चे के सर का वृद्धि होगा, जैसे सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डस हेड टू टो की तरफ जाता है। आगे क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सेफेलोकॉर्डल होता क्या है। उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको और उसमें से एक करेक्ट आंसर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जब तक आप उसकी मीनिंग नहीं जानोगे तब तक आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बच्चे का जो विकास होता है वो भी एक डायरेक्शन से होता है, दैट इज़ सेफेलोकॉर्डल ले सकते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल ले सकते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, सेंटर से बच्चे का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और हर डायरेक्शन में मूव करता है। फिर आता है कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट लाइफ। फिर प्रेडिक्टेबल होता है, हम बच्चे का डेवलपमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा होगा, ये भी सिद्धांत है डेवलपमेंट का। फिर बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो लीनियर हम बिल्कुल नहीं कह सकते, स्पाइरल होता है। लीनियर कहेंगे इसका मतलब कि अगर हम डेवलपमेंट और एज का ग्राफ बनाते हैं तो क्या हर एज में बच्चे का डेवलपमेंट सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इन्फेंसी एज में होता है बच्चा तो उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। फिर चाइल्डहुड स्टेज में आके उसका डेवलपमेंट रुकता तो नहीं है, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता, सॉरी, थोड़ा उसका रेट कम हो जाता है। फिर अडोलेसेंस में फिर से उसका डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। तो इसलिए इसको जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल नेचर का है। क्वेश्चन आया हुआ है तो इस पर फोकस करिएगा ज़रूर। ठीक है, इसके बाद फिर ये डेवलपमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कभी इसका रेट बढ़ जाता है, कभी इसका कम हो जाता है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं कि जो विकास है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जो डेवलपमेंट है वो दोनों का प्रोडक्ट है, एक्चुअली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन मेन फोकस आपका मेरा अभी आपको क्वेश्चन कराने पे है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं। तो आता है कि डेवलपमेंट, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशन है। तो आता है कि क्या ये प्रोडक्ट है, क्या ये सम है,
क्या ये डिवीजन है, क्या ये सब्ट्रैक्शन है इन हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का? तो आप क्या कहोगे कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट बिना हेरिडिटी के हम नहीं कह सकते और ना ही बिना इन्वायरमेंट के। तो डेवलपमेंट में दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक वाइड एग्जीबिशन है। इन सबका डेवलपमेंट का ग्रोथ अलग अलग, रेट अलग अलग, हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। यही जो मैंने बताया, डेवलपमेंट इज द हेरिडिटी प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक जो हम अपने मम्मी पापा से इनहेरिट करते हैं, बच्चा जो अपने माँ बाप से इनहेरिट करता है, आँखों का कलर, बाल का कलर, बाल की थिकनेस, स्किन का कलर, दैट इज़ ऑल इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एंड इसमें फिजिकल ट्रेट में जो मैंने आपको बता दिया, कलर ऑफ आइज, हेयर, टाइप ऑफ स्किन, शेप ऑफ स्कल, साइज ऑफ हैंड एट्सेट्रा। फिर मेंटल ट्रेट में आ जाएगा। मेंटल ट्रेट का मतलब संज्ञान में कितनी वृद्धि, कितना बच्चा इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से। तो उसमें इंटेलिजेंस लेवल आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, वाइल्डनेस, कलर ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा। फिर आ जाता है हमारा अदर्स में एप्टीट्यूड, बच्चे का अपने माँ बाप का एप्टीट्यूड कितना अच्छा है, बच्चे का उससे कितना इनहेरिट किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ये इन्वर्सली भी प्रोपोर्शनल हो सकता है कि माँ बाप का इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा हो और बच्चे का कम हो। तो बहुत सारी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी अलग अलग थियरीज दी हुई हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें ले आऊँगी। पहले आप इस पे फोकस करते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंट। वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ये बच्चे का बिहेवियर मोल्ड कर देता है इन्वायरमेंट। सपोज अभी दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट के लिए बोल रहे हैं, दो बच्चे जुड़वा पैदा हुए हैं, एक को आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रखो, शहर में अच्छे स्कूल में भेजो और उसको वो वाला इन्वायरमेंट दो, और दूसरे बच्चे को एक चोर के पास छोड़ दो आप, तो वो चोरी करना जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होगा वो उस तरह से उसको अडाप्ट करेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ये मोल्ड करता है बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। फिर इसमें थियरीज दी गई हैं, लाइक बिगेट्स लाइक, चिल्ड्रेन आर सिमिलर, इसमें कहा गया चिल्ड्रेन आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के समान होते हैं बच्चे। तो इसमें ये प्रिंसिपल लाइक बिगेट्स लाइक वाला प्रिंसिपल है। फिर लॉ ऑफ वेरिएशन, इसमें क्या लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहता है कि चिल्ड्रंस आर नॉट एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स, कि मतलब डिट्टो जैसे उनके पेरेंट्स होंगे वैसे ही बिल्कुल बच्चा नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा हो सकता है कि माँ बाप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में इनहेरिटेड हों, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम जैसे माँ बाप है वैसे ही बच्चा होगा। ठीक है, फिर लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है कि जो ब्राइट पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा ब्राइट हो। फिर हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी फिज़िकल इन्वायरमेंट, फिज़िकल में क्या मतलब कि जो हम फिज़िकल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम टच कर सकें, फील कर सकें। और तो इसमें क्या आ जाएगा, फूड, टेम्परेचर, क्लाइमेट, होम, स्कूल एट्सेट्रा। फिर सोशो कल्चर में हमारा आ जाएगा पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, सोसाइटी, ये सब आपके सोशियो कल्चर में आ जाएंगे। फिर मेंटल एनवायरनमेंट में क्या होगा, बच्चे की दिमाग पे कितना हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, बच्चे को मेंटल एनवायरनमेंट कितना अच्छा हम दे रहे हैं, जैसे बुक्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, रेडियो, म्यूजियम्स, ये सब आपके बच्चे के इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। फिर अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे मैं अच्छी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँ और आप उससे फ़ायदा ले सकें, आपके क्वेश्चंस हो पाएँ, जिससे आप सीटेट क्रैक कर सको, क्योंकि सुपर टेट एग्ज़ाम आने वाला है। और अगर आपका सीटेट हुआ रहेगा तभी फिर आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल रहोगे। और बहुत आसान है, आप मेरी ये क्रक्स थियरीज पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आराम से 100 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, तो ये आपका अपना खुद का चैनल है ऑनलाइन कक्षा, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मूव करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो कि आए हुए क्वेश्चन हैं
तो जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे के सामाजिक विकास पे प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक एलिमेंट, फिर दूसरा है सोशियो एनवायरमेंटल एलिमेंट। इकोनॉमिक एलिमेंट होगा क्या? नहीं, इकोनॉमिक बच्चे का इकोनॉमिकल एलिमेंट नहीं इस पे प्रभाव डालेगा। सोशियो एनवायरमेंटल एलिमेंट देखते हैं, फिजिकल एलिमेंट, क्या फिजिकल एलिमेंट डालेगा? आप खुद बताइए। फिर हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं, ये नहीं। हमने यही पढ़ा था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो सोशियो कल्चर, सोशल सामाजिक डेवलपमेंट अगर आ जाता तो फिर इकोनॉमिक, फिजिकल, हेरिडिटी सब उसमें कंबाइंड हो जाता। लेकिन तो सिर्फ सोशल एनवायरमेंट, पर्टिकुलर सोशल एनवायरमेंट की बात की गई है, तो इसमें आपका आ जाएगा सोशियो एनवायरमेंटल एलिमेंट। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। तो सोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज, स्किल्स दैट enables चिल्ड्रन टू रिलेट टू द अदर्स इफेक्टिवली एंड टू कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिव वेज टू फैमिली। मतलब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट जो है ये वैल्यूज़ को, नॉलेज को, स्किल्स को बच्चे के अंदर सीखने के लिए इनेबल करता है, और जिससे कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे फैमिली पे पड़ सके सोशल स्किल्स के द्वारा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। प्राइमरी लॉ फिजिकल डेवलपमेंट का प्राइमरी लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल एनवायरनमेंट, देखते हैं। लॉ ऑफ रेगुलर डेवलपमेंट देखते हैं। लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, फिर आता है लॉ ऑफ रिलेशन फ्रॉम इमेजिनेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट से हमारा, क्वेश्चन देख लीजिए आप फिर से। फिजिकल डेवलपमेंट से हमारा जो, फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपके फिजिकल जो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो रैपिड, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ प्राइमरी लॉ है फिजिकल डेवलपमेंट का। फिर आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा इस पे वो करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खिंच जाएगी। तो फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द थियरी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से डेवलपमेंट की थियरी कौन सी नहीं है? थियरी ऑफ, ये मैंने आपको थियरी में, पिछली थियरी में नहीं पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बट, तो आप एक बार देख लीजिए। थियरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, थियरी ऑफ कंटिन्यूस ग्रोथ, थियरी ऑफ इंटर रिलेशन एंड थियरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ए, थियरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स जो है ये पावलोव ने 1903 में दिया था, और ये स्टिमुलस पे बेस्ड है। स्टिमुलस और स्टिमुलाई पे उन्होंने अपना वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उस पे वो बेस्ड है। फिर आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेवलप, इस स्टेटमेंट को किसके द्वारा दिया गया था? दैट इज डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज़। विकास जो है, क्या ये आउटकम है न्यू कैरेक्टरिस्टिक और न्यू एबिलिटी का? ये किसने दिया था? गैसल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने और डॉगलस एंड हॉलैंड ने। तो इसको गैसल ने दिया था। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। इंस्टिंक्ट, 14 टाइप्स की जो इंस्टिंक्ट है हमारी, बोलते हैं ना हमारा इंस्टिंक्ट ये कह रहा है, हमारा इंस्टिंक्ट वो कह रहा है। तो इंस्टिंक्ट का मतलब जो अंदर से चीज़ें हमारी निकलती हैं उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। तो इस 14 इंस्टिंक्ट किसने दिया था? ड्रेवर ने, मैकडगल ने, थॉर्नडाइक ने, तो वुडवर्थ ने। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मैंने एक भी अपने से कुछ भी फ्रेम नहीं किया है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। तो इस 14 इंस्टिंक्ट को क्लासिफाई मैकडुगल ने किया था। ठीक है, ये 14 टाइप के इंस्टिंक्ट जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, प्रिंसिपल अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो डेवलपमेंट, ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। तो आपने क्या पढ़ा था, ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? ये कॉन्टिन्यूस है भैया, रुक नहीं जाता ना डेवलपमेंट हमारा, कि अभी हम 3 साल के हैं, बीच में ब्रेक ले लेते हैं 1 साल का, फिर हम 1 साल ही काउंट नहीं करेंगे, 5वें साल में हम फिर से काउंट करेंगे। तो ये नहीं होता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस।
फिर बी ऑप्शन है ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है इंटरकनेक्टेड है। इन्फेंसी आती है, फिर आता है हमारा प्री चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर अडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। फिर आता है, तो ये भी गलत हो गया, ए ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन इट डज नॉट प्रोसीड्स एट द सेम पेस फॉर ऑल, तो ये देखते हैं हम। फिर डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, बिल्कुल भी नहीं। क्या हर एज में डेवलपमेंट इक्वल होता है? नहीं, हमने आपको बताया था कि जो इन्फेंसी एज होता है उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, फिर अडोलेसेंस में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है ग्रोथ के साथ लेके, तो लीनियर नहीं होता, ये स्पाइरल होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। सेम पेस से सारे बच्चे, कोई 9 महीने में चलने लगता है, दौड़ने लगता है, कोई बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि सेम पेस से हर बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी सी। 7th, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर। मतलब कि टीचर क्यों प्रिंसिपल, ये विकास के जो सिद्धांत हैं वो टीचर क्यों पढ़ते हैं, तो इससे चाइल्ड को क्या हेल्प मिल सकती है टीचर के द्वारा। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टीचर समझ गया तो चाइल्ड को क्या हेल्प मिलेगी इसमें, यही क्वेश्चन का मतलब है। तो पहला है इफेक्टिवली केटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर, की मतलब बच्चा किस मेथड से बच्चा जल्दी सीख रहा है, अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट करके टीचर अच्छे से बच्चे को समझा सकता है, वो हेल्प करता है जानने में। पहला ये है। दूसरा है आइडेंटिफाइंग द सोशल स्टेटस ऑफ लर्नर। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि सोशल स्टेटस से कुछ भी लेना देना नहीं है लर्नर का, मतलब टीचर का। और फिर आइडेंटिफाइंग द इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के ऊपर टीचर एक फैसिलिटेटर है और बच्चा एक लर्नर है। बच्चा खुद से चीज़ों को, मतलब बोलते हैं ना कि बच्चा लिटिल साइंटिस्ट होता है, बस उसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत होती है, तो टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बिल्कुल रोल नहीं होता, तो ये भी गलत है। रैशनलाइजिंग वाई द लर्नर्स ऑट टू बी टॉट, क्यों लर्नर को पढ़ाया जा रहा है, क्या ये अंडरस्टैंड करने के लिए टीचर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ता है, तो बिल्कुल भी नहीं। सो ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा और कितना बेनिफिशियल रहा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, जो कि हमारा रहेगा मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग जो वो भी 2-3 मार्क्स का हर टीचिंग एग्ज़ाम में आता ही आता है, और ये वीडियो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो फिर उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।